सो अर्ली बर्ड पैक सीरीज की ये फोर्थ वीडियो है रिलेटेड टू द अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एंड ट्रस्ट मी ये सीरीज डेफिनेटली आपका जेआरबी क्लियर करवा सकती है, वो भी पहली अटेम्प्ट में। वी हैव बीन कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड इस कोर्स में यानी कि अर्ली बर्ड पैक में हम आपको प्रोवाइड करेंगे फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियोस, वीडियो क्वेश्चंस भी मिलेंगे उसमें, और साथ में आपको केस स्टडी वीडियोस भी मिलती हैं, साथ में आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस ऑनलाइन टेस्ट की फॉर्म में, मॉक टेस्ट, मेगा टेस्ट, पीडीएफ नोट्स जिसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं, वो भी लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। सिलेबस प्रायोरिटी वीडियो तो साथ में मिलेगा ही, तो आसानी से आप जेआरबी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो पहली ही बार में। लेकिन इस सीरीज को भी बिल्कुल भी मिस ना करना। डेली इवनिंग 9:30 बजे हमारा सेशन रहता है एंड सिर्फ लाइव के दौरान ही सेशन रहेगा। उसके बाद विद इन 12 आवर्स जो सेशन है वो यूट्यूब से रिमूव कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा अर्ली बर्ड प्रो पैक है उसमें वो वीडियोस अवेलेबल रहेंगी आफ्टर द लाइव सेशन, राइट। तो अगर आपको अर्ली बर्ड पैक चाहिए तो जेएआईबी अर्ली बर्ड लिख करके व्हाट्सएप कर दो इस नंबर के ऊपर 8360944207 के ऊपर, एंड आई बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू, राइट। सो चलिए आज का करते हैं सेशन स्टार्ट, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज a bespoke software development company has been commissioned to create a unique enterprise resource planning, right? ERP create करना है इन्होंने क्लाइंट के लिए। The project manager finds it exceptionally difficult to provide a precise upfront cost, citing the novelty of many required features and the lack of historical data for the similar projects. Which inherent feature of job costing does this situation best illustrate? ठीक है, तो कौन सा जो इनहेरेंट फीचर है जॉब कॉस्टिंग का वो इस सिचुएशन को बेस्ट इलुस्ट्रेट करेगा, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। पहला ऑप्शन है द नेसेसिटी फॉर रिकॉर्डिंग द कॉस्ट all cost incurred to appropriately price a job, the challenge of estimating cost due to uniqueness of the job and limited data, the difficulty in valuing leftover materials because of uncertainty about their future use, the use of job cost card to record material, labor and the overhead for the control purposes. So क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कर दीजिए। देखो ये जो सिनेरियो है ना वो स्पेसिफिकली आपको बता रहा है कोर चैलेंज के बारे में रिलेटेड टू द जॉब कॉस्टिंग। अब डेफिनेटली जब आपको पता ही नहीं है कि जॉब किस तरह की है, और मे बी एंड डेफिनेटली वो जॉब क्या है, यूनिक है, एंड आपके पास डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल है जिसके आप ऊपर रिलाई कर सकते हो, राइट। तो जो नॉवेल्टी होगी इस ईआरपी सिस्टम की वो बेसिकली फीचर्स एग्जाम्पलीफाई करेंगे दिस पर्टिकुलर इस यूनिकनेस के बारे में, राइट। सो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ऑप्शन बी जो है डेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, वही यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। सो दिस इज अ चैलेंज विच इज अवेलेबल राइट नाउ, एंड ये जो फीचर है इनहेरेंट फीचर है यही मेन यूनिक फीचर है। After that, it's related to the question number 2. It says, in a manufacturing process, the expected normal loss is 5% of the input. However, due to exceptional skill of the workers and the superiors quality of the raw materials, the actual loss was only 3%, resulting in an abnormal gain. How should the value of this abnormal gain be treated in the company's account to ensure accurate product costing and financial reporting? राइट। तो अदरवाइज जो कह रहे हैं लॉस होता है वो होता है 5% के आसपास का, लेकिन जो सुपीरियर्स हैं सबने काम काज इतना बढ़िया किया है कि वो लॉस जो शो हुआ है वो सिर्फ 3% का हुआ है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस हियर। द वैल्यू शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, राइट, and further the value should be credited directly to the profit and loss account and not used to adjust the cost of production. The value should be ignored as it represents efficiency gain and only losses are meant to be accounted for. And the option D, it says the value should be allocated to the cost of work in progress to reflect the higher than expected output, right? तो किस तरह से ट्रीट करेंगे इस एबनॉर्मल गेन को? सबसे पहला सिंपल सा फंडा तो यही है कि एबनॉर्मल गेन या फिर जिसको एबनॉर्मल इफेक्टिव गेन कहते हैं, उसका मतलब होता है प्रॉफिट या बेनिफिट जो आपको मिला है अनएक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ ऑपरेशंस की वजह से, राइट, वो होता है। एंड एबनॉर्मल गेन तब होगा जब आपका एक्चुअल लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस से कम है, राइट। यानी कि जो एक्सपेक्टेड लॉस था और एक्चुअल लॉस था उसमें डिफरेंस है, और आपका एक्चुअल लॉस कम है, तो उसकी वजह से जो गेन होगा दैट इज
एबनॉर्मल गेन, उसको एबनॉर्मल गेन कहते हैं, राइट। एंड जब भी हम एबनॉर्मल गेन की बात करते हैं ना, तो उसे प्रोसेस अकाउंट में डाला जाता है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट को डेबिट किया जाता है इफ वी टॉक अबाउट द जर्नल एंट्री रिलेटेड, अगर जर्नल एंट्री से रिलेटेड की बात करते हैं, राइट। एंड इस तरह से भी हो सकता है कि मान लो कि जब आपने चीज को बेचा, राइट, तो आपको चीज के ऊपर जो पैसा मिला था ज्यादा मिल गया, तब भी हो सकता है। ये तो लॉस वाला था कि लॉस कम हो गया, अदरवाइज दूसरे तरीके से भी हो सकता है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे कैसे शोकेस करेंगे, इसको अदर इनकम के अंदर शोकेस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जो अब नॉर्मल गेन होता है और ये रेगुलर रेवेन्यू का पार्ट नहीं होता है। और अगर ये रेकरिंग नेचर का हो एबनॉर्मल गेन, तो उसे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट में शोकेस करना पड़ता है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बी, दैट इज अ वैल्यू शुड बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट यूज्ड टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड एक्सप्लिसिटली ये चीज होती भी है, ठीक है, मैं आपको बता भी रहा हूँ। एंड जो हमारा पीडीएफ फाइल है उसमें डेफिनेटली मैं चीज मेंशन भी है कि एब्नॉर्मल गेन जो है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जाना चाहिए एंड उसे कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो गेन्स होते हैं वो एफिशिएंसी की वजह से होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट वो नहीं होते हैं जो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस को शोकेस करें। दिस इज द ओनली रीजन, राइट। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। A construction firm signs a 3-year contract to build a bridge, and the agreement includes an escalation clause. Due to unforeseen geopolitical events, the price of steel, a key material specified in the contract, decreases significantly. What is the primary function and implication of the escalation clause in this specific scenario? तो एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, उसने 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ब्रिज को बनाने के लिए। एग्रीमेंट में एस्केलेशन क्लोज लिखी गई है। अब एस्केलेशन क्लोज क्या होती है? सो एस्केलेशन क्लोज, जिसको कि कॉस्ट एस्केलेशन क्लोज भी कहा जाता है, कंट्रेक्चुअल प्रोविजन होता है जो अलाउ करता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को एडजस्ट किया जा सकता है इन केस अगर जो कॉस्ट है इनपुट्स की, मटेरियल्स की, वो चेंज होती है, बिकॉज मार्केट में इन्फ्लेशन भी रहती है, मार्केट में वॉलिटिलिटी भी है। एंड कॉमनली जहां पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। एंड अगर इस क्वेश्चन के पॉइंट से देखें, राइट, तो बेसिकली क्या रहेगा, ऑप्शंस को देखते हैं। द क्लोज ओनली प्रोटेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्टर, it says the clause only protects the contractor, right, from price increases, so it has no effect on in this situation. The clause allows the contractor to profit from the price decrease by चार्जिंग द ओरिजिनल हायर मटेरियल प्राइस, कि वो हायर प्राइस चार्ज करता रहेगा, डिक्रीज हो भी गया तो कोई फर्क नहीं है। एंड द थर्ड वन, इट सेज द क्लोज मैंडेट्स अ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आल्सो, thereby passing the benefit of the cost construction to the cost reduction to the customer, कि डाउनवर्ड प्राइस के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और कॉस्ट रिडक्शन का जो बेनिफिट है कस्टमर को मिल जाएगा। द क्लोज इज सस्पेंडेड इन द केस ऑफ प्राइस डिक्रीजेस एज इट सोल पर्पज इज टू हैंडल द इन्फ्लेशन। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस रिगार्ड? जल्दी से जल्दी बताइएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, एस्केलेशन क्लोज होती है उसको डिजाइन किया जाता है कि एडजस्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बेस्ड अपॉन द सिग्निफिकेंट चेंजेस, यानी कि अप होता है ज्यादा होता है, उसको हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है। एंड ये क्लोज सेफगार्ड करेगी कस्टमर के इंटरेस्ट को भी इन केस अगर प्राइस डिक्लाइन होता है, तो अगर सिग्निफिकेंट प्राइस डिक्लाइन हुआ है तो डाउनवर्ड रिवीजन भी होगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल मॉडल ऑफ अ स्टैंडर्ड ब्रिक इन अ कंटिन्यूअस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर ऑल द यूनिट्स आर आइडेंटिकल एंड होमोजेनस। The management wants to apply single output costing to determine the cost per brick. Under which of the following conditions would this costing method become inappropriate based on the specified limitations? Right? तो मेथड कौन सा यूज करना है, इन्होंने इन्होंने मेथड यूज करना है फॉर सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। कौन सा? सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग का इस्तेमाल करना है ताकि कॉस्ट पर ब्रिक को ये कैलकुलेट कर ले। किसको कैलकुलेट कर ले? कॉस्ट पर ब्रिक को कैलकुलेट कर ले। तो कंडीशंस के अंदर कब ये मेथड जो होगा वो इनअप्रोप्रिएट बन जाएगा, उसके बारे में वी नीड टू आंसर, राइट। ऑप्शन ए, इट सेज इफ द कंपनी डिसाइड्स टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द सेम ब्रिक इन डिफरेंट कलर क्रिएटिंग टू डिस्टिंक्ट ग्रेड्स, राइट, अगर दो डिस्टिंक्ट ग्रेड्स बन जाते हैं। इफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिमेन्स कंटिन्यूअस बट द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज डबल्ड, अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन डबल हो जाता है तो ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी।
If the products remain homogeneous but are the particular product produced for different customers under the specific orders, right? अगर प्रोडक्ट्स जो है वो होमोजेनस है लेकिन प्रोड्यूस किया जाता है डिफरेंट कस्टमर्स के लिए अंडर स्पेसिफिक ऑर्डर्स, इफ द फर्म स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग कंक्रीट ब्लॉक्स इन एडिशन टू ब्रिक्स विच आर नॉन इंसिडेंटल प्रोडक्ट्स, राइट, तो कौन से केस में जो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड है वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा? सो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग या फिर जिसको हम यूनिट कॉस्टिंग कहते हैं या आउटपुट कॉस्टिंग कहते हैं, एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड है जो एक कंपनी इस्तेमाल करती है, वो कंपनी जो सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट या सर्विस बना रही है एंड जो आउटपुट है वो होमोजेनस है, यानी कि एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो उससे हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। उससे आपके पास कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। कहाँ पर इस्तेमाल होगा? जहां पर प्रोडक्शन कंटिन्यूस है और प्रोडक्ट्स जो है वो आइडेंटिकल हैं, कॉस्ट ऑफ यूनिट जो है क्लियरली डिफाइंड है एंड आउटपुट जो है वो फिजिकल यूनिट्स में मेजर होती है, लाइक लीटर्स में, टन्स में, गैलन्स में, केजीज में, राइट, वो चीज होती है। सो दिस इज रिलेटेड टू इट, जो ये मेन चीज होती है। अब इसकी कुछ एक लिमिटेशंस भी हो सकती हैं एंड लिमिटेशंस क्या है कि जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वहां पर ये सूटेबल नहीं है और ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को भी लैक करता है, यानी कि अगर आपके पास क्वालिटी वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, तो उनको भी ये इग्नोर कर देता है। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉस्टिंग मेथड, राइट? सो अकॉर्डिंगली इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, तो ऑप्शन डी जो है दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, कि अगर कंपनी बिल्कुल ही अलग यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन शुरू कर देती है तो उसके केस में डेफिनेटली जो ये मेथड है कॉस्टिंग का, राइट, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड है, ये बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, राइट, तब ये बेनिफिशियल नहीं होगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज अ लार्ज हॉस्पिटल वांट्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग 1 day ऑफ इन पेशेंट केयर। To do this, it accumulates all relevant costs, including doctors' salaries, nursing staff wages, medical supplies, and facility maintenance over a 1 month period. According to the principles of service costing, what is the final step the hospital must take to arrive at the cost per patient day, right? Cost per patient day अगर निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे? फाइनल स्टेप क्या होएगा? It says divide the total accumulated cost by the number of the patients admitted during the particular period. Divide the total accumulated cost by the total number of the patient days provided during that particular period, and allocate the accumulated costs based on the complexity of the medical procedures each patient received. Subtract the revenue generated from each outpatient services from the total cost where calculating the unit cost. So what should be done in this scenario? तो सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द सर्विस कॉस्टिंग? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग व्हाट इज द फाइनल स्टेप? फाइनल स्टेप क्या होगा उसके बारे में उन्होंने बताना है। सो सर्विस कॉस्टिंग हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। एक बेसिकली कॉस्टिंग मेथड है सो एज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड रेदर देन द गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है? अदरवाइज हम गुड्स प्रोड्यूस की निकालते हैं कॉस्टिंग, ठीक है, लेकिन जो एक ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंटेंजिबल गुड्स प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द टेंजिबल गुड्स, वहां पर सर्विस कॉस्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। और सर्विस कॉस्टिंग मेथड के बीच में क्या करते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस बेसिकली जो हमने प्रोवाइड करी है उसको कैलकुलेट करते हैं। लाइक दिस मेथड इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, होटल्स, पावर सप्लाई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? एंड इसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, आउटपुट कॉस्टिंग सर्विस कॉन्टेक्स्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मेजर फीचर क्या है कि कोई फिजिकल इन्वेंटरी तो है नहीं है, प्लस इसमें फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, यानी कि जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा उसमें फिक्स्ड भी कॉस्ट होगी। लाइक अगर आप क्वेश्चन को भी देखो तो जो डॉक्टर्स की सैलरीज हैं, नर्स की सैलरीज हैं, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। एंड वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है रिलेटेड टू जो पर बेड कॉस्ट या जो यूटिलिटी आइटम्स लगे हैं उनसे रिलेटेड हो सकती है। एंड कॉस्ट यूनिट डिफाइन क्या करेगा? स्टैंडर्ड यूनिट रहेगा रिलेटेड टू, जैसे यहाँ पर कॉस्ट पर पेशेंट डे लिखा गया है, यानी कि पर पेशेंट डे कितना कॉस्ट लग रहा है उसको कैलकुलेट करना है। अदरवाइज लेट्स से पर किलोमीटर या पर डे कॉस्ट निकालनी है, वो भी हो सकता है, ठीक है? सो दैट इज द केस, ये चीज है इसका। अब फटाफट से यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थी एंड उनके अकॉर्डिंग इसको फटाफट से करते हैं सॉल्व। सो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन के हिसाब से देखें अगर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट डिवाइड द टोटल accumulated कॉस्ट बाय द टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट डेज प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। यानी कि सर्विस कॉस्टिंग में आप इन्वॉल्व किसको करते हो? एक्यूमुलेटेड कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हो, यानी कि जो कोई भी कॉस्ट लगी है उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान उसको देखते हो एंड उसे डिवाइड कर देते हो बाय द
यूनिट्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड, यानी कि हमने जो यूनिट ऑफ सर्विस प्रोवाइड थी उससे क्या करना देना, डिवाइड कर देना, सो एज टू गेट द आंसर, राइट। तो इस तरह से हमें अपना आंसर जो है वो पता लग जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज अ पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोसेसेस क्रूड ऑयल एंड एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट it produces high value products like petrol and diesel, which are the joint products, and low value product coal tar, a byproduct. How should the accountant treat the common processing cost incurred up to the split off point in relation to these different types of products, right? तो किस तरह से इसको कॉस्टिंग किया जाएगा, और जो एक अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, किस तरह से ट्रीट करेगा कॉमन प्रोसेसिंग को। द कॉमन कॉस्ट शुड बी एलोकेटेड अमंग द पेट्रोल डीजल एंड द कोल tar based on their relative sales value. The common cost should be allocated only to the joint products, which are the petrol and diesel, while the byproduct, that is coal tar, is to receive no allocation for this particular cost. Option C, it says the common cost is first allocated to the byproduct based on its physical volume, and the remainder is then allocated to the joint products. And the entire common cost is treated as a period cost and written off, with only the post split cost being allocated to any products. So, what should be done in this scenario? So, क्या चीज करनी पड़ेगी? देखो, जो ये सिनेरियो है ना, इस केस में एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी आपकी कॉस्ट है वो जॉइंट प्रोडक्ट को आप एलोकेट करोगे। अब जॉइंट प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पर? जॉइंट प्रोडक्ट इज योर पेट्रोल एंड डीजल, यानी कि जो कॉस्ट है, कॉमन कॉस्ट है, वो आप एलोकेट करोगे सिर्फ और सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स को, राइट। एंड जो बाय प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई भी एलोकेशन नहीं आएगी इस कॉस्ट के साथ रिलेटेड, राइट। तो आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन बी। क्लियर है पार्ट? काइंडली कंफर्म करें। अगर यहां तक के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए, राइट। देखो अर्ली बर्ड पैक अवेलेबल है, उसमें ए टू जेड सब चीजें कवर्ड है, राइट। उसमें सब चीजें कवर्ड है। तो आप डेफिनेटली उस पैक को गो थ्रू कीजिएगा। जे आई बी अर्ली बर्ड लिख करके स्क्रीन पर राइट बॉटम कॉर्नर पर नंबर दिया गया 8360944207, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल इसके रिलेटेड दे सकता हूँ, लाइक इसके बेस पर क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। तो लेट्स से द केस की टोटल जो जॉइंट कॉस्ट है, वी लेट्स कंसीडर कि टोटल जो जॉइंट कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपीस। कितनी है? 10 लाख की है। एंड लेट्स से स्प्लिट ऑफ करने से, जब वो चीज़ें अलग करते हैं हम, तो उसके टाइम पर पेट्रोल जो है उसकी सेल वैल्यू देख लेते हैं कि पेट्रोल की जो सेल वैल्यू है लेट्स से वो 6 लाख की है। एंड जो डीजल है उसकी सेल वैल्यू लेट्स से 3 लाख की है। एंड एक कोल्टार जो बाय प्रोडक्ट है हमारे पास, राइट, उसकी वैल्यू लेट से हम निकल लेते हैं कि 1 लाख की वैल्यू उसकी होगी। तो टोटल कॉस्टिंग आई है 10 लाख की। अब जो कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट है उसको बेसिकली हम एडजस्ट करेंगे जॉइंट कॉस्ट में से, कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। सो डेट विल बी लाइक एडजस्टिंग द जॉइंट कॉस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जॉइंट कॉस्ट है उसको एडजस्ट करेंगे, डेट इज 10 लाख माइनस अपना जो जॉइंट प्रोडक्ट है वो जो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हम एडजस्ट कर देंगे, एडजस्टिंग जॉइंट कॉस्ट बाय फॉर बाय प्रोडक्ट। सो इट विल बी 1 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। ये 9 लाख आ गई। अब ये 9 लाख रुपए को हमने एलोकेट करना है टुवर्ड द पेट्रोल एंड डीजल। ये 9 लाख को एलोकेट करेंगे टुवर्ड द पेट्रोल एंड डीजल। अगर पेट्रोल की तरफ एलोकेट करेंगे सो इट विल बी 6 लाख डिवाइड बाय 9 लाख, जो भी परसेंटेज आएगा उसके हिसाब से हो जाएगा, राइट। एंड फर्दर एलोकेशन जो आएगा डेट विल बी फॉर डीजल, डेट विल बी 3 लाख डिवाइड बाय 9 लाख, डेट विल बी इट। ठीक है, तो ये एलोकेशन होगी। कोई भी कॉस्ट जो है वो कोल्टार को एलोकेट नहीं की जाएगी, लेकिन दिस इट्स वैल्यू वाज यूज्ड टू रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है जॉइंट प्रोडक्ट की वो रिड्यूस हो गई है, लेकिन जो कॉस्ट एलोकेशन है वो कोल्टार को नहीं की जाएगी, ठीक है। इसको अलग अलग करने की जो कॉस्ट है वो कोल्टार को एलोकेट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ फर्नीचर कंपनी रिसीव्स अ ऑर्डर फॉर 200 आइडेंटिकल चेयर्स। 200 चेयर्स का आइडेंटिकल चेयर्स का ऑर्डर मिलता है, विच विल बी प्रोड्यूस्ड एज अ सिंगल बैच। एक सिंगल बैच में करेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट आर रुपीज 1 लाख फॉर द मटेरियल, 50,000 फॉर द डायरेक्ट लेबर
Labor manufacturing overheads are 20,000 and non-manufacturing overheads are allocated at a pre-decided rate of 20% of the material cost. What is the final cost of one single chair? तो एक सिंगल चेयर की जो फाइनल कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है? वी नीड टू आंसर दिस थिंग। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, वी नीड टू सेग्रीगेट द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करना होता है एंड टोटल कॉस्ट हमें निकालनी होती है, राइट? तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मटेरियल की जो कॉस्ट है दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। सो वो होगी 1 लाख रुपए की आपकी होगी मटेरियल कॉस्ट होगी, प्लस 50,000 की आपका हो गया मटेरियल के रिलेटेड जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर से रिलेटेड हो गई, राइट? इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड्स भी हैं। वी आर हैविंग द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आल्सो, राइट? तो वो 20,000 भी आपके काउंट हो गए ओवरहेड के वेरिएबल कॉस्ट में काउंट हो गए, राइट? फिर उसके बाद क्या करोगे आप? वी नीड टू कैलकुलेट द एलोकेटेड कॉस्ट, राइट? एलोकेटेड जो फिक्स्ड आपके ओवरहेड्स है, सो वी कैन से फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो कितने दिए गए हैं? दोज आर 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, यानी कि 20% ऑफ द 1 लाख, यानी कि 20,000 रुपए हैं। If we look at the total cost, that is equal to variable cost plus fixed cost, that is equal to 1,70,000 plus 20,000, that is 1,90,000। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई है, ठीक है जी? टोटल कॉस्ट आ गई, सो इट इज 1,90,000 डिवाइडेड बाय 200 चेयर्स है, राइट? तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, सो इट इज 950। तो पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है दैट इज 950 ओवर हियर। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Option B will be the right answer here. Now let's move further toward the question number 8. It says a manager is reviewing the job cost card for a custom built machine to understand the reasons for a cost overrun. तो जॉब कास्ट को देख रहे हैं वो बेसिकली, ताकि देखने की कॉस्ट ओवररन क्यों हो गया है। And besides the detailed monetary information about the materials, labor, and overheads with specific non-monetary time related information, would the manager expect to find on the card that is crucial for controlling labor efficiency, right? तो कौन सी चीज़ें हैं और जो मैनेजर को हेल्प कर सकती हैं, जो मैनेजर ढूंढ सकता है कार्ड के ऊपर, जॉब कोस्ट कार्ड के ऊपर, सो विच मे बी क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग द लेबर एफिशिएंसी। The final profit margin calculated for the job, a record of the time spent by the operators on the job, including any breaks or idle time, and the pre-decided percentage used for allocating non-manufacturing overheads, the name of the customer, and the agreed upon salary selling price. So which one would be the right answer for this? देखो, जो जॉब कोस्ट कार्ड है उसका इस्तेमाल होता है कि जो भी वेरियस डिटेल्स होती हैं वो जॉब कोस्ट कार्ड के ऊपर शामिल रहेंगी, सो दैट मैनेजमेंट डिसीजन कर पाए एंड कंट्रोल कर पाए, कॉस्ट कंट्रोल कर पाए, राइट? तो जो भी टाइम स्पेंड किया गया ऑपरेटर के द्वारा हर एक जॉब के ऊपर वो भी रहेगा, और साथ के साथ जो भी ब्रेक्स लिए उन्होंने, आइडल टाइम जो भी रहा ऑपरेटर्स का, वो भी उसके ऊपर मेंशन रहेगा। एंड ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो एज टू एनालाइज लेबर एफिशिएंसी, ठीक है? लेबर एफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? सो एक बहुत सिंपल सा फंडा याद रख लो कि जॉब कॉस्ट कार्ड या फिर जिसको जॉब कॉस्ट शीट कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी कॉस्ट रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड जॉब ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट शामिल रहती हैं, ठीक है? तो एक कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है आपके पास मटेरियल कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट का, ओवरहेड कॉस्ट का, जो एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर अप्लाई हुई है, राइट? ये चीज होती है। तो जो भी टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट है जॉब की, उसको डिटरमाइन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। प्राइसिंग डिसीजन लेने हैं उसमें ये हेल्प आउट करता है। अगर आपने एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेटेड कॉस्ट देखनी है उसमें ये हेल्प करेगा, उसको उसका मेन पर्पज सॉल्व करता है। कॉस्ट कंट्रोल के लिए, वेरियस एनालिसिस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बिलिंग के लिए, इनवॉइसिंग के लिए एक इनपुट मिल जाती है, और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, राइट? चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। It says at the end of the accounting period, a process has 1000 incomplete in it, right? एक अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, एक प्रोसेस के 1000 इनकम्प्लीट यूनिट्स पड़े हैं। दीज यूनिट्स आर 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल्स। तो डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, बट ओनली 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट को लेकर के सिर्फ और सिर्फ 60% कंप्लीट हुआ है ये यूनिट के ऊपर काम जो हुआ है। हाउ शुड दीज यूनिट्स बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग कॉस्ट?
ठीक है, तो कॉस्टिंग के पर्पज के लिए इनको किस तरह से शोकेस किया जाएगा उसके बारे में वी नीड टू आंसर। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं। सो इक्विवेलेंट यूनिट जो यहाँ पर लिखा गया है, इक्विवेलेंट यूनिट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, व्हाट आर द इक्विवेलेंट यूनिट्स? तो नंबर ऑफ कंप्लीट यूनिट्स होते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स आर बेसिकली द नंबर ऑफ कंप्लीट यूनिट्स, वो प्रोड्यूस हो जाते जितना काम परफॉर्म किया गया इनकम्प्लीट यूनिट्स के ऊपर उसको देख करके। लेट्स से केस की 1000 यूनिट्स के ऊपर 60% काम किया गया, 1000 के ऊपर 60% काम किया गया, तो इफ वी लुक एट द केस तो हम ये कहेंगे ना 600 यूनिट के ऊपर काम पूरा हो गया। 100% तो काम पूरा नहीं, 600 यूनिट के ऊपर काम पूरा हो गया, ये चीज होती है, राइट? अब हमें क्या दिया गया कि एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो एंडिंग WIP जिसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस कह देते हैं या प्रोग्रेस कह देते हैं, दैट इज 1000 यूनिट्स। ये 1000 यूनिट्स है, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल का तो काम पूरा का पूरा हो गया, ये तो 100% डन है। लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है, जो लेबर कॉस्ट है या फिर जो ओवरहेड कॉस्ट है, ठीक है, वो 60% कंप्लीट हुआ। यही क्वेश्चन है आपका। अब कैलकुलेशन की बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड तो आपके 1000 into 100% हो गया डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड, तो ये तो 1000 ही हो गया, इसमें तो कोई इशू नहीं है, 1000 इक्विवेलेंट यूनिट्स हो गया। बट अगर इसके इक्विवेलेंट की बात करें तो इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 60% को, सो इट इज बेसिकली 600 इक्विवेलेंट यूनिट्स बन गए इसके, राइट? तो फाइनल आंसर क्या होगा कि डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड आपके 1000 यूनिट्स कंप्लीट है और जो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट है उससे रिलेटेड हमारे 600 यूनिट कंप्लीट है। अब ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इज टू बी कैलकुलेटेड, एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या होती है? टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट होती है वो, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट यूनिट्स, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट यूनिट्स, इस तरह से कैलकुलेट होती है कॉस्ट, राइट? सो अगर हम मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट को सेपरेट करते हैं, राइट, तो एक्यूरेट कॉस्ट असाइनमेंट कर सकते हैं फिनिश गुड्स के लिए भी और वर्क इन प्रोसेस के लिए भी, राइट? तो अकॉर्डिंगली आंसर रहेगा यहाँ पर। सो ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन सी है। 1000 इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर द मटेरियल्स एंड 1000 इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर द कन्वर्जन कॉस्ट, ये गलत हो गया। 600 फॉर द मटेरियल्स, नो, मटेरियल के लिए तो 1000 है, एंड 600 इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर द कन्वर्जन कॉस्ट, राइट? तो ऑप्शन सी जो है that will be the correct answer. Now let's move to the next question. It says a company is engaged in a large scale engineering project that will span 4 years. The management decides to recognize a portion of the estimated total profit in each accounting year period, even before the contract is fully completed. What is the primary accounting justification for this departure from the traditional principle of recognizing profits only upon sale or completion? ठीक है, तो ये जो चीज की गई जा रही है प्राइमरी, जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है, क्यों की जा रहा है? यानी कि कंपनी का प्रोजेक्ट है 4 साल का, अब जब तक आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करें तो उसके प्रॉफिट को कैसे मान सकते हो? लेकिन मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि एक पोर्शन जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट का, उसे हर एक अकाउंटिंग पीरियड में शामिल कर लिया जाए, इवन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटली डन, राइट? कंप्लीटली उसको सबमिट कर दे, उससे पहले भी उसको शामिल कर लिया जाए। तो क्या रीजन है कि ऐसी चीज की जा रही है, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। ऑप्शंस हैं टू एंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्स प्रोग्रेसिव पेमेंट्स, कि कॉन्ट्रैक्टर को प्रोग्रेसिव पेमेंट मिल जाए, टू अवॉइड द डिस्टोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, राइट, that showed no profit for several years followed by abnormally large profit in the final year, to allow customers auditor to examine the contractor's costs and approve the profit margin periodically, to calculate the amount of retention money. सो किस पर्पज के लिए? सो मेजर पर्पज यही है कि इट एक्सप्लेन्स कि प्रॉफिट जो है इसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो ओवर द ईयर्स, ताकि ये ना हो कि कुछ सालों के लिए तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं शोकेस करा और उसके बाद एकदम से ज्यादा प्रॉफिट शोकेस कर दिया। दैट इज रिलेटेड ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो फेयरली प्रेजेंट करना कंपनी की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक अकाउंटिंग पीरियड में, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड दे हैव परफॉर्म्ड, राइट? जिस पीरियड के दौरान उन्होंने कामकाज किया, खास करके उस पीरियड के दौरान, तो इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 11। It says a cost accountant is preparing a cost sheet for production batch to determine the total cost of the production. According to the provided guidelines, which of the following financial items should be explicitly excluded from the cost sheet? Right? तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट जी हैं, राइट, जो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉस्ट शीट को फॉर प्रोडक्शन बैच टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो
जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग कौन सी फाइनेंशियल आइटम्स जो हैं उनको एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड कर देना चाहिए और शामिल नहीं करना चाहिए कॉस्ट शीट के अंदर। Estimated indirect expenses that are payable at the periodical intervals, selling and distribution expenses if management decides to include them, administration expenses that were actually incurred during the particular period, interest paid on a loan taken to finance the purchase of new machinery and cash discounts allowed to the customers। तो कॉस्ट शीट में कौन सी चीज को शामिल नहीं करना चाहिए, वी नीड टू आंसर अकॉर्डिंगली। तो देखो स्पेसिफिक लिस्ट है विच शुड नॉट बी कवर्ड इन द कॉस्ट शीट। लेट्स हैव अ लुक एट इट कि वो कौन कौन सी आइटम्स है। सो ऐसे कोई सिंगल आइटम नहीं है, इट्स बेसिकली अंडर द डिफरेंट कैटेगरी। लाइक इफ आई टेल यू, तो इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू एक तो जो फाइनेंशियल चार्ज है जो प्योरली फाइनेंशियल है, पहली चीज है विच इज प्योरली फाइनेंशियल। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं प्योरली फाइनेंशियल में? लाइक इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, या बैंक चार्जेस हैं, राइट, या फिर आपके सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लॉस हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स एंड एडवांस टैक्स अगर आपने पे किया हुआ है, डिविडेंड जो आपने पे किया है, फाइन एंड पेनल्टी अगर कोई लगी है, राइट, तो वो सभी कवर नहीं करने हैं, बिल्कुल भी कवर नहीं करने हैं। सेकेंड जो कैटेगरी है डेट्स प्योरली फाइनेंशियल इनकम। एक तो हो गया चार्जेस, ये वाला तो चार्जेस से रिलेटेड। दूसरा हो गया प्योरली फाइनेंशियल जो इनकम होती है, राइट, वो भी बेसिकली आपने शामिल नहीं करनी होती है। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट जो आपको मिला इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, रेंट रिसीव्ड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, दैट इज आल्सो नॉट टू बी टेकन अ पार्ट ऑफ इट। थर्ड हो गया जैसे एबनॉर्मल गेन या फिर लॉसेस होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था ना, ये भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता। एबनॉर्मल लॉसेस और गेन्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, राइट, ये चीज होती है। क्लियर है? फिर अगर एप्रोप्रिएशन की जाती है प्रॉफिट्स की, लेट्स से इफ वी आर गोइंग टू डू द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बांटा जा रहा है अगर, वो भी नहीं रहेगा, शामिल होगा। एंड अगर आपके नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन बढ़ती है, सो डेप्रिसिएशन ऑन नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स, राइट, उसको भी शामिल नहीं करते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज द मेन पार्ट। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 11 के केस में आंसर इज ऑप्शन डी, कि जो इंटरेस्ट पे किया गया है लोन के ऊपर सो एज टू फाइनेंस द न्यू मशीनरी एंड कैश डिस्काउंट जो आपने अलाउ किया कस्टमर्स को, दोज आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अ पास्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्शन, राइट। तो कॉस्ट शीट के ऊपर उस वो डाटा नहीं जाएगा। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। When comparing job costing and contract costing, a key distinction lies in the nature and magnitude of the costs involved। तो job costing and जब contract costing को देखते हैं, so nature and magnitude of costing में आपको एक difference देखने को मिलता है। कौन सी statement आपको accurately reflect करती है typical difference को between the composition of the overhead cost between a standard job and a large contract, right? So we need to answer accordingly। सो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जॉब कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जब एक कस्टमर स्पेसिफिक ऑर्डर को अपने भुगताना है। हर एक जॉब डिफरेंट होती है, तो एक जॉब बाय जॉब के बेस के ऊपर आप कॉस्ट को ट्रैक करते हो, वो जॉब कॉस्टिंग होती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वो एक मेथड होता है जो लार्ज स्केल के ऊपर लॉन्ग टर्म जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे उनमें इस्तेमाल किया जाता है, राइट, उसमें इस्तेमाल करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, दैट इज द केस। तो सबसे पहला डिफरेंस तो साइज ऑफ जॉब से रिलेटेड है। इन केस ऑफ जॉब कॉस्टिंग, साइज कुड बी लाइक फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम, शॉर्ट टर्म जॉब्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करते हैं वो लार्ज स्केल के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है, राइट। एंड इफ यू लुक एट द लोकेशन, तो जॉब कॉस्टिंग की लोकेशन यूजुअली इन हाउस फैक्ट्री में होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के केस में जो लोकेशन होती है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट साइट के ऊपर होती है। जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब हैज अ नंबर ऑफ जॉब्स, लाइक वो होता है। एंड हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का नंबर होगा, कॉन्ट्रैक्ट का नंबर होगा। कॉस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो जॉब कॉस्ट शीट के थ्रू, इन द केस ऑफ जॉब कॉस्टिंग यू डू मेंटेन अ कॉस्ट रिकॉर्ड। एंड अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है, वहां पर हम मेंटेन करते हैं कॉस्ट को, राइट। तो जॉब कॉस्टिंग का टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का टाइम पीरियड जो होता है वो एक बड़ा टाइम पीरियड होता है, राइट। अब ऑप्शंस को देखते हैं। बोथ जॉब कॉस्टिंग
and contract costing features similarly high proportions of overhead cost related to the direct cost, कि direct cost जो दोनों में ज्यादा होती है, overhead cost ज्यादा होती है, जबकि देखो ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में डेफिनेटली ज्यादा रहेगी. जॉब कॉस्टिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स लोअर ओवरहेड कॉस्ट बिकॉज जॉब्स आर स्मॉलर, वेयर एज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हैज हायर ओवरहेड कॉस्ट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द साइट मैनेजमेंट. ये भी चीज यहाँ पर ऑप्शन बी में कही गई है. देखो ये करेक्ट, ये इनवर्स है, ये बेसिकली रिवर्स होगी सिचुएशन, राइट. रिलेशनशिप जो है जॉब कॉस्टिंग का जो प्रोपोर्शन होता है ना ओवरहेड्स का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग में आपके पास जो कॉस्टिंग होती है ओवरहेड कॉस्ट की वो ज्यादा होती है. फर्दर ऑप्शन सी सेज जॉब कॉस्टिंग इज करेक्टराइज्ड बाय लार्ज ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड एट द कॉन्ट्रैक्टर्स ओन वर्क प्लेस. राइट, बिल्कुल सही है कि जॉब कॉस्टिंग के केस में जो ओवरहेड कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर के खुद के वर्क प्लेस पर होती है, while कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स अ लोअर अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स एज मोस्ट आर डायरेक्ट टू द साइट, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली साइट के प्रति ओवरहेड कॉस्ट कम होती है. सो ऑप्शन सी जो है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर है. ऑप्शन डी की बात करें कि ओवरहेड कॉस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आर प्राइमरी डायरेक्ट इन नेचर. तो देखो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन वाइल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती हैं. ओवरहेड्स जो होते हैं स्टिल इनडायरेक्ट होते हैं बाय डेफिनेशन. जो की डिफरेंस है is the proportion of the overheads relative to the direct cost, not to the nature of the overhead themselves, right? So that will be the main part. So option C will be the right answer. After that, it's the question number 13. It says a chemical processing plant uses process costing to track its production costs. The management is deciding whether to use the weighted average method or the first in first out method. From a calculation complexity standpoint, what is the primary distinction between these two methods, right? So जब हम weighted average method की बात करते हैं, right, इस मेथड की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि यू नीड टू काउंट टू काइंड ऑफ थिंग्स. एक तो होता है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग जो वर्किंग प्रोसेस है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP ये हो जाएगा, और साथ में जो करेंट पीरियड की कॉस्ट है, करंट जो पीरियड चल रहा है उसकी कॉस्ट आ जाएंगी एंड डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स. जो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, टोटल इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये फॉर्मूला आपका वेट एवरेज मेथड का, राइट. सो ये कंबाइन करता है जो वर्क इन प्रोसेस है आपके वो और जो करंट कॉस्ट है उनको कंबाइन करता है. काफी सिंपल है अप्लाई करने के लिए. एंड जब इन्वेंट्री आपकी कंटिन्यूसली मूविंग है, मिक्स्ड है, उस टाइम पर इसका जरूर बेनिफिट होता है, राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, राइट, तो उस केस में क्या होता है कि फीफो मेथड क्या करेगा, ओपनिंग WIP को एक सेपरेट बैच की तरह कंसीडर करता है जिसको फर्स्ट कंप्लीट किया गया है एंड फर्दर जो प्रोसेसेस होंगे न्यू यूनिट्स के फ्रॉम द करेंट पीरियड उनको उठाता है एंड कॉस्ट आर असाइंड ओनली टू वर्क डन इन द करेंट पीरियड. सिर्फ कॉस्ट उन्हीं को असाइन होगी. यानी कि WIP जो आपके पास ओपन होता है, यानी कि वर्क इन प्रोसेस जो आपके पास ओपन होता है उसको सेपरेट बैच की तरह कंसीडर करता है जिसको सब पहले कंप्लीट कर लिया गया था एंड फिर उसके बाद जो नए यूनिट्स हैं उनको प्रोसेस करता है एंड जो कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ वर्क डन इन द करेंट पीरियड को बेसिकली वो कंसीडर करता है. लाइक अगर इसको कैलकुलेट करें ना तो उस केस में क्या रहेगा, इट विल बी करेंट कॉस्ट पीरियड. करंट कॉस्ट जो है इस पीरियड की सिर्फ और सिर्फ वही शामिल होंगी एंड डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट यूनिट्स फ्रॉम द करंट वर्क ओनली. यहां पर भी इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं लेकिन फ्रॉम करंट यूनिट ओनली, फ्रॉम द करंट पीरियड ओनली, नॉट रिलेटेड टू आपका वर्क इन प्रोसेस है वो वाली यूनिट्स काउंट नहीं करेगा. जबकि इन केस ऑफ द वेट एवरेज मेथड दोनों काउंट होते हैं, राइट. तो अब हमने बताना था कि फ्रॉम अ कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी स्टैंड पॉइंट व्हाट इज अ प्राइमरी डिस्टिंक्शन, दोनों के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है वो बताना है. So first one says weighted average is simpler as it combines the cost from the previous and the current periods, while FIFO involves more complex calculations to keep them separate, right? पहली चीज तो ये है. Second one it says FIFO is the simplest method. तो simplest तो नहीं है because it assumes the first units are in or out, right? Whereas the weighted average it requires complex standard cost variance. नहीं, ऐसा भी नहीं है. Third one says weight average is more complex because it requires tracking costs for each batch individually while FIFO group all the cost together. तो बल्कि opposite बोल रहा है यहाँ पर. FIFO is simpler because it ignores work in
progress from the previous period, whereas the weighted average must account for in it in the detail, right? So this is not the case, हमें एक detailed version नहीं मिलता है. So clearly जो आंसर है that is option A, that is कि वेट एवरेज जो है सिंपल है बिकॉज वो कॉस्ट को कंबाइन करता है, पिछले पीरियड से और करंट पीरियड से कंबाइन करता है. फीफो में यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, राइट? चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इट सेज ड्यूरिंग अ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट द क्लाइंट मेक्स periodic प्रोग्रेस पेमेंट्स टू द कॉन्ट्रैक्टर, राइट? हाउएवर द क्लाइंट withholds a certain percentage of each payment, कुछ एक अपने पास रख लेता है वो, जैसे 100% देना तो 100 में से 5% अपने पास रख लिया, which will only be released after the project is completed and further fully inspected. From the client's perspective, what is the primary purpose of this retention money? तो main purpose क्या है? To serve as a penalty for the contractor if the project is not completed within the stipulated time frame, to act as a fund from which the client can pay for cost overruns, right? To provide the contractor with an incentive to complete the project faster, to serve as a security deposit to ensure the work is completed according to the plan, and to cover the cost of rectifying any defects which are found later. तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर डेट इज ऑप्शन डी, कि मेन क्या है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह रख लेता है कि प्रोजेक्ट जो है टाइमली कंप्लीट होगा एंड अकॉर्डिंग टू प्लान कंप्लीट होगा, एंड अगर कोई डिफेक्ट आता है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा. सो आंसर इज ऑप्शन डी, राइट? सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके जी, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इट सेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस a certain amount of material is inevitably lost due to evaporation. एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में certain amount material जो evaporation में खत्म हो जा रहा है, which is considered a normal process loss. उसको normal process loss माना गया. This loss generates no scrap, कोई scrap नहीं बना. According to the principles of process costing, how should the cost associated with the normal non-saleable loss be treated? ठीक है, तो इस तरह के लॉस को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा if we are talking about the process costing. First one, it says the cost of the lost units should be calculated and charged to the profit and loss account. यानी कि calculated and charged to the profit and loss account कहा गया पहला केस. Total process cost should be absorbed by the good units produced, thus increasing the cost per unit. यानी कि जो भी total process cost है उसको आप गुड्स यूनिट्स में ही शामिल कर दोगे, सेकंड ऑप्शन कहती है. थर्ड वन, इट सेज द कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स लॉस्ट शुड बी क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट, किसको प्रोसेस अकाउंट में आप बेसिकली शामिल कर दो सो एज टू रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. फोर्थ वन, इट सेज द कॉस्ट शुड बी इग्नोर्ड इंटायरली एज इफ द यूनिट्स वर नेवर एंटर्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसको टोटली छोड़ ही दो, उसको शामिल ही ना करो, बिकॉज जहां पर देखो इवेपोरेट ही हो गया मटेरियल आपका, ना वहां पर स्क्रैप बना ना कुछ बना, तो कैसे डील करोगे, राइट? तो आंसर जो है यहाँ पर डेट विल बी रिलेटेड टू ऑप्शन बी, कि जो प्रोसेस कॉस्ट है, टोटल प्रोसेस कॉस्ट है, शुड बी अब्सॉर्ब बाय द गुड्स यूनिट्स प्रोड्यूस, उसके साथ हम काउंट कर लेंगे, राइट? जो टोटल आपकी कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज है उसको कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस में शामिल करेंगे एंड टोटल कॉस्ट जो यूनिट्स आपके प्रोड्यूस है उसी में शामिल कर लेंगे, राइट? ये चीज होनी काफी ज्यादा जरूरी, राइट? एंड कॉस्ट पर यूनिट में जो फॉर्मूला यूज होते हैं उसमें हम इसको शोकेस भी करते हैं विद द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय द नॉर्मल लॉस यूनिट्स. यानी कि टोटल कॉस्ट देख लिया आपने, यू लुक्ड एट द टोटल कॉस्ट, राइट? तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो टोटल कॉस्ट थी वो शामिल कर दी एंड डिवाइडेड बाय आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स लिख दिया, राइट? अब इस केस में क्या होगा, इस टर्म को हम रिड्यूस कर देंगे. कैसे रिड्यूस करेंगे? विल बी राइटिंग इनपुट यूनिट्स, जो आपके इनपुट यूनिट्स है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल लॉस यूनिट्स, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है. अगर अब नॉर्मल लॉस होता फिर उसको शामिल ना करते प्रोडक्शन कॉस्ट में, लेकिन क्योंकि नॉर्मल लॉस है तो उसको शामिल करना ही पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल करेंगे, राइट? सो दैट विल बी द राइट आंसर रिलेटेड टू इट. सो दैट विल बी इट. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो आप सिंपली लिखिएगा JAIIB अर्ली बर्ड पैक, JIB अर्ली बर्ड लिख दीजिए सिंपली, और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड वी विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू ओवर देयर. और साथ के साथ एक अभी कंबाइंड ऑफर भी चल रहा है, तो आपको वो ऑफर भी मिल सकता है. जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ओनली लिमिटेड सीट्स आर देयर. थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी लर्निंग.